वेलकम टू आई साइंस। तो आज हमारा वेव ऑप्टिक्स का सेकेंड लेक्चर है। जहाँ तक फर्स्ट वीडियो की बात करें तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे अलग न्यू थियोरीज एक्सप्लेन हुई थी लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे न्यूटन की थी कॉर्पस थ्योरी, जो कि पार्टिकल नेचर है। बाद में पता चला कि उसमें कुछ खामियां हैं, तो फिर हाइगन ने अपना वेव थियरी दिया था, वेव थियरी ऑफ लाइट। वेव थियरी से कुछ फेनोमेना जो न्यूटन एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जैसे पोलराइजेशन है, इंटरफियरेंस है, डिफ्रैक्शन है, ये सब वेव थियरी ऑफ हाइगन से एक्सप्लेन हो पाया था। हाइगन में भी ड्रॉबैक था, लेकिन उस पर अभी हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हमारा ये चैप्टर पूरा हाइगन पे है, हाइगन के प्रिंसिपल पे, हाइगन ने क्या अपना थियरी दिया था और उसके बेस पे उसने कैसे पोलराइजेशन, इंटरफियरेंस और डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन किया है, वही इस चैप्टर में करने वाले हैं। कल लास्ट टाइम का जो वीडियो है याद करिए, जो बहुत लास्ट में मैंने उसमें बताया था कि उसने हाइगन ने कैसे वेव फ्रंट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। सिर्फ आपको एक रिवीजन के हिसाब से मैं बता देता हूँ। हाइगन ने बोला था कि अगर एक सोर्स ऑफ लाइट है जिसमें से लाइट निकल रही है, तो लाइट चारों तरफ अगर निकलती है तो एक पर्टिकुलर टाइम टी के बाद सब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करेंगे, जो यहाँ से सोर्स से सब इक्वल होगा, ये सब डिस्टेंस इक्वल होगा। और ये क्या होगा, ये सर्कल नहीं होगा, ये एक स्फीयर होगा, जिसको हमने बताया था कल वेव सरफेस, और उसी को बाद में वेव फ्रंट नाम दिया गया। वेव फ्रंट क्यों वेव फ्रंट नाम दिया गया? क्योंकि इस सरफेस पे जितने भी आपके पार्टिकल्स होंगे वो सब, उनका जो वाइब्रेशन होगा सब इन फेज होगा। सो लोकाई ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ मीडियम इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, उसको कहा जाता है वेव फ्रंट। और इस वेव फ्रंट के कंसेप्ट से ही हाइगन ने एक्सप्लेन किया कैसे लाइट आगे प्रोपोगेट हो रही है। तो वही आज हम लोग समझने वाले हैं, किस तरीके से वेव फ्रंट की मदद से लाइट आगे प्रोपोगेट हो रही है, ये देखेंगे। प्लस हम लोग देखेंगे कैसे हाइगन ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्सप्लेन किया था अपने वेव फ्रंट के कंसेप्ट से। और एक छोटा सा कंसेप्ट है जो उसने बताया कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो वेलोसिटी चेंज होता है, वेवलेंथ चेंज होता है, लेकिन एक फेनोमेना है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होती है, जो मैंने लास्ट में बताया था आपको, और वो है फ्रीक्वेंसी। ये भी उसने एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो ये 2-3 कंसेप्ट आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बड़ा सा डेफिनेशन है, इसमें मैंने लिखा हुआ है, हम लोग देखेंगे। अगर पूछ लिया तो ये बहुत बड़ा डेफिनेशन है लिखने के लिए एग्जाम में। हाइगन का जो प्रिंसिपल है पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम देखेंगे डेफिनेशन क्या बोलता है। अब आपके सामने मैंने 2 वेव फ्रंट यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, एक है प्लेन वेव फ्रंट और दूसरा है स्फेरिकल वेव फ्रंट। लास्ट वीडियो मैंने बताया था 3 तरह के वेव फ्रंट होते हैं, स्फेरिकल होता है, प्लेन होता है और सिलिंड्रिकल होता है। मैंने आपको कहा था सिलिंड्रिकल अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए प्लेन और स्फेरिकली ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है इस पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक प्लेन वेव फ्रंट या स्फेरिकल तो एक पॉइंट सोर्स से निकलता है, और प्लेन के लिए मैंने बताया था कि अगर बहुत दूर से लाइट आ रही है, सन से आ रही है बहुत दूर डिस्टेंस से, तो आफ्टर कवरिंग अ लार्ज डिस्टेंस लाइट जो होती है पैरेलल हो जाती है, तो प्लेन वेव फ्रंट बन जाता है। या फिर आप पॉइंट सोर्स को कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे रख दीजिए। फोकस पे अगर कोई चीज होगा तो आपने लेंसेज में पढ़ा है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल हो जाता है, तो आप पैरेलल वेव फ्रंट वैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, ये मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था। अब देखिए ये आपका पैरेलल वेव फ्रंट है। अब यहाँ से सपोज एक वेव फ्रंट एट टाइम t इज इक्वल टू 0, सबसे पहले आपने सपोज ये वेव फ्रंट देखा। अब ये वेव फ्रंट पे कितने पॉइंट्स हैं? ये वेव फ्रंट पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। और वेव फ्रंट कोई लाइन नहीं है, ये परपेंडिकुलर सरफेस है पूरा। एक वेव फ्रंट एक सरफेस है, याद रखिएगा। अब इस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स है, लेकिन हम इनफाइनाइट पॉइंट्स नहीं लेंगे, हम कुछ चुनिंदा थोड़े पॉइंट्स ही लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया सपोज पॉइंट P ले लिया, दूसरा यहाँ पे ले लिया मैंने पॉइंट Q, यहाँ पे पॉइंट R और यहाँ पे पॉइंट S। याद रखिए 4 पॉइंट नहीं है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है। अभी हर एक पॉइंट इस वेव फ्रंट पे विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट।
ये प्राइमरी तो है नहीं, हमने कल लास्ट वीडियो में देखा था प्राइमरी सोर्स क्या होता है और सेकेंडरी सोर्स क्या होता है। अब ये आपका वेव फ्रंट जो है ये अपने आप में ही सेकेंडरी सोर्स है, तो इसीलिए ये जो पॉइंट्स होंगे ये भी सेकेंडरी सोर्स है, क्योंकि इनको लाइट कहीं और से मिली है, वो लाइट लेके ये आगे प्रोपोगेट कर रहे हैं। सो दीज आर सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लाइट। अब ये आगे लाइट को कैसे प्रोसीड कराते हैं ये हाइगर ने एक्सप्लेन किया। हाइगर ने कहा था कि एक ईथर मीडियम है और वहां पे पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे और वेव फ्रंट बनता जाएगा। तो मैं आपको समझा रहा हूँ वेव फ्रंट कैसे बनेगा। अब देखिए अगर हम लोग समझ लें कि लाइट की स्पीड सपोज c है, वैक्यूम में एयर में c है, और हम टाइम t ले लेते हैं इक्वल टू कैपिटल T, तो डिस्टेंस जो कवर होगा दैट विल बी इक्वल टू ct। अब यहाँ पे भी जो मैंने आपको एक बताया था, जो डिस्टेंस कवर होता है सब तरफ दैट इज आल्सो इक्वल टू ct। तो एक स्फीयर बनना चाहिए, है कि नहीं? इसका मतलब है p जो है एट पॉइंट p जब लाइट प्रोपोगेट हो रही है उस हिसाब से एक स्फीयर बनना चाहिए ऑफ रेडियस ct। जो डिस्टेंस है वो रेडियस होगा स्फीयर का। इसका मतलब है कि आपको एक स्फीयर बनाना पड़ेगा ऑफ डिस्टेंस ct, मतलब रेडियस ct। अब पीछे का पार्ट नहीं दिखाया जाता, क्यों नहीं दिखाया जाता? सिर्फ आगे का क्यों? एक्चुअली ये स्फीयर बनना चाहिए लेकिन बनाते हेमिस्फीयर है। देखिए ये सेमी सर्कल नहीं है, हेमिस्फीयर है, पूरा हेमिस्फीयर, जैसे आपका हेलमेट होता है ना वो हेमिस्फीयर। पीछे का पार्ट क्यों नहीं दिखाते हैं? क्योंकि हैगल प्रिंसिपल में उसने कहा है कि जो वेवलेट्स ट्रैवल करता है ना बैकवर्ड डायरेक्शन वो इनइफेक्टिव है, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसके प्रिंसिपल, देखो हम लोग उसका प्रिंसिपल ही एक्सप्लेन हो रहा है ना, तो उसके प्रिंसिपल के हिसाब से बैकवर्ड डायरेक्शन इनइफेक्टिव है, इसलिए पीछे का डायरेक्शन नहीं दिखाया जाता। ठीक है, तो आपके टेक्स्ट में सिर्फ आगे हेमिस्फीयर्स ड्रॉ किया गया है, ये p को लेके, और डिस्टेंस कितना होगा ct, या आपका डिस्टेंस ct या रेडियस ct लेके बनाएंगे। एक दूसरा हेमिस्फीयर q को सेंटर लेके बनाया जाएगा, एक तीसरा r को सेंटर लेके, मतलब सब हेमिस्फीयर्स बनेंगे। यहाँ भी एक हेमिस्फीयर सपोज बनेगा, यहाँ भी इसको लेके एक हेमिस्फीयर बनेगा। ऐसे बहुत सारे हेमिस्फीयर्स बनेंगे, मैंने तो 4 ही बनाए हैं। अब ये जो 4 हेमिस्फीयर्स है इनका जो टैंजेंट है सरफेस, जिसको हम लोग एनवलप बोलते हैं, एक सरफेस होगा जो इन सब को टैंजेंट होगा, इन सब सरफेसेस को टैंजेंट होगा, उसको कहा जाता है एनवलप, दैट इज कॉल्ड एज एनवलप। ये आपका एक एनवलप हो गया, a डैश b डैश, दिस इज योर एनवलप। और ये आपका बन गया वेव फ्रंट, नया वेव फ्रंट। ये आपका पहला वेव फ्रंट है t इक्वल टू 0, अब ये बन गया वेव फ्रंट, दिस इज योर वेव फ्रंट एट t इज इक्वल टू कैपिटल T, नया वेव फ्रंट बन गया a डैश b डैश। अभी इसके जो नए पॉइंट्स आपको मिल गए, इधर मिल गया P1, इधर मिल गया Q1, इधर मिल गया R1, इधर मिल गया S1। कल मैंने लास्ट में बताया था क्या आपको डायरेक्शन चाहिए लाइट का, तो क्या करने का, आपको एक परपेंडिकुलर लाइन जिसको वेव नॉर्मल बोलते हैं वो ड्रॉ होगा। दिस विल बी द वेव नॉर्मल, इसको कहा जाता है वेव नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। अब आगे, अब पुराना वेव फ्रंट भूल जाओ, नया वेव फ्रंट लो। अब हर एक जो पॉइंट है उससे वापस आके हेमिस्फीयर स्फीयर नहीं बनेगा, क्योंकि पीछे को भूल जाने का। इसका मतलब है आगे फिर नया हेमिस्फीयर बनेगा, तो एक और हेमिस्फीयर यहाँ बनेगा, एक दूसरा हेमिस्फीयर, तीसरा हेमिस्फीयर, चौथा एंड सो ऑन। इससे आपको एक नया वेव फ्रंट मिलेगा, तो आप नया वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे, सब कुछ टैंजेंट जो होगा इट शुड बी टैंजेंट। इस तरीके से नया वेव फ्रंट हेमिस्फीयर सरफेस बनेगा, उसका एक एनवलप बनेगा, वो वेव फ्रंट होगा। फिर डायरेक्शन दिखाया जाएगा नॉर्मल परपेंडिकुलर, फिर नया हेमिस्फीयर बनेगा, नया वेव फ्रंट बनेगा। इस तरीके से वेव आगे प्रोपोगेट होता है एज पर हाइगन प्रिंसिपल। इन सबको वेवलेट्स कहा जाता है, ये सब वेवलेट्स है और ये वेव फ्रंट है। जैसे पैरेलल, जैसे प्लेन वेव फ्रंट है वो स्फेरिकल में भी वही चीज है। देखिए स्फेरिकल में क्या है, यहाँ भी मैं ले लेता हूँ कुछ पॉइंट्स। ये आपका इनिशियल वेव फ्रंट है t इज इक्वल टू 0, यहाँ ले लिया मैंने पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R, पॉइंट S, पॉइंट T, है कि नहीं। अब यहाँ से वही हेमिस्फीयर बनाने का,
स्फीयर नहीं बनाने का, क्योंकि इसका कहना था किसका, हाइगन का, कि पीछे का बैकवर्ड नहीं कंसीडर करने का, सिर्फ फॉरवर्ड कंसीडर करने का। अब इन सबको कनेक्ट करता हुआ बनाएंगे हम लोग एनवेलप। ये जो एनवेलप होगा इन सबको टैंजेंट होगा, ये जो एनवेलप होगा इन सबको टैंजेंट। देखिए डायग्राम जो थोड़ा सा अटपटा हो सकता है, लेकिन आप समझ सकते हैं वो बन जाएगा। अगर आप पेंसिल स्केल राउंडर से बनाएंगे तो बन जाएगा। तो नया वेव फ्रंट बनेगा आपका, है कि नहीं। इसको मैं नाम देता हूँ सपोज ए डैश बी डैश, सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ पे जो है इसको हम लोग P1 लिखेंगे, P2 सॉरी Q1 R1 S1 T1। अब आप क्या करेंगे, आप वेव नॉर्मल बनाएंगे, परपेंडिकुलर यहाँ से जाएगा आगे, इधर से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, और फिर क्या करेंगे, अब नया अभी आपका नया पॉइंट्स हो गया P1 Q1, वहां से नया हेमिस्फीयर बनेगा। अब नया हेमिस्फीयर बनेगा वो आगे की तरफ बनेगा। अब ये जो आगे की तरफ हेमिस्फीयर बनेगा उसको नया सरफेस आप बनाएंगे, नया वेव फ्रंट बनेगा। इस तरीके से हाइगन प्रिंसिपल के हिसाब से नया नया वेव फ्रंट बनता जाएगा और लाइट आगे प्रोपोगेट होती रहेगी। अब मैं डेफिनेशन रीड करता हूं। ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, हर एक पॉइंट जो वेव फ्रंट का है, acts as secondary source of light emitting secondary light waves called wavelets। ये सब आपके wavelets हैं in all directions। Actually it is on all direction, लेकिन बाद में उसने बोला backward direction नहीं लिया जाएगा। The new wavefront can be obtained। नया wavefront कैसे बनेगा, by taking the envelope of the secondary wavelets। ये जो secondary wavelets का जो envelope है, ये वाला जो envelope है A dash B dash, वो बन जाएगा हमारा नया वेव फ्रंट। and is thus the envelope of the secondary wavelets in the forward direction। The wavelets traveling in the backward direction are ineffective। This is Huygens principle of wave front, और किस तरीके से लाइट वेव फ्रंट के फॉर्म में आगे प्रोपोगेट होती है। तो ये चीज हाइगन के प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है। अब इस प्रिंसिपल के बेस पे हम लोग दो इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं फेनोमेना एक्सप्लेन करेंगे। एक है रिफ्लेक्शन और दूसरा है रिफ्रैक्शन। काफी इंटरेस्टिंग है, कैसे एक्सप्लेन किया चलिए देखते हैं। तो आपके सामने पहला एक्सप्लेनेशन फेनोमेना में कर रहा हूं हाइगन प्रिंसिपल से, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस। तो ये आपका देखिए प्लेन सरफेस है, ये आपका शेडेड है बिकॉज दिस इज लाइक अ पॉलिश सरफेस, सिल्वर सरफेस या पॉलिश सरफेस। अब यहाँ पे आपकी लाइट इंसिडेंट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। आई एम एक्सप्लेनिंग रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ हाइगन प्रिंसिपल। तो यहाँ पे वेव फ्रंट ही वर्ड यूज होगा, क्योंकि हाइगन प्रिंसिपल बिना वेव फ्रंट के नहीं चलता। तो यहाँ पे एक प्लेन वेव फ्रंट है, मतलब बोर्ड के अंदर ये परपेंडिकुलर सरफेस, और ये जो है प्लेन सरफेस ये भी बोर्ड के अंदर जा रहा है। ये लाइन वाइन नहीं है, पूरा सरफेस है। So it's going inside the board. This plane is also going inside the board, so perpendicular to the board, and this also is perpendicular to the board। सबसे पहले जिस समय आप देखते हैं तो आपको ऐसा कुछ दिखता है। क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है कि रे आर ए और रे क्यू बी ये एंड पॉइंट्स है, दो रे नहीं है, ऐसे इनफाइनाइट है, बीच का हम दिखाते नहीं है। वो सब मिला के एक प्लेन वेव फ्रंट बना हुआ है। वो जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था ना, वेव फ्रंट हेमिस्फीयर सरफेस एनवेलप, हेमिस्फीयर सरफेस एनवेलप, वेवलेट बनाम एनवेलप वैसा है, लेकिन वो अब दिखा नहीं रहे, डायरेक्टली वेव फ्रंट दिखा रहे। तो ये जो वेव फ्रंट है ए बी, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट वेव फ्रंट। दिस विल बी कॉल्ड एज इंसिडेंट वेव फ्रंट। सबसे पहले जब हम देखते हैं जो इंसिडेंट हुआ है, और किस तरह से इंसिडेंट हुआ है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड, नाउ दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज माय एलएचएस एंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड उधर होगा, वहां यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो वो हमारा एलएचएस साइड हो जाएगा और ये हमारा आरएचएस हो जाएगा, ठीक है ना। तो आरएचएस वाला जो है जस्ट टच किया हुआ है ये प्लेन सरफेस को, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, और उसके सामने जो वेव फ्रंट बी है वो इस जगह पे है। तो जस्ट एक पहला पॉइंट ने टच किया, वेव फ्रंट के एक पॉइंट ने भी टच किया सिर्फ, और किसी ने टच नहीं किया।
ए और बी के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, लेकिन टच सिर्फ एक ही पॉइंट ने किया, ए ने, और सब अभी तक हवा में ही है। अभी तक वो लोग उस मिरर पे या रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पहुंचे नहीं है, ठीक है। अब ये मेरा ए बी है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब ध्यान से सुनिए, इधर हमको नॉर्मल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंट दिखाने के लिए, तो मैं नॉर्मल एक ड्रॉ कर देता हूं। नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल वही है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, इसलिए उसका नाम नॉर्मल होता है। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर लाइन। तो ये आपका P है, ये नॉर्मल टू द मिरर या प्लेन सरफेस। तो ये जो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, यस और नो, बिकॉज ये इंसिडेंट पे वेव फ्रंट है, तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा दैट बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये सबसे पहला पार्ट, ये पार्ट में मतलब एट दिस इज एट t इज इक्वल टू 0। अब स्टार्ट होने वाला है। अब क्या होगा, ध्यान से सुनिए। अब ये होगा कि यहां से B की लाइट, B पे जो लाइट है वो आगे पहुंचेगी, वो आगे जाएगी और सरफेस को टच करेगी। लेट अस सपोज वो सरफेस को एट पॉइंट C टच करती है। अब लाइट जो भी मीडियम है, अगर ये एयर मीडियम है तो ये C होगा, और ये डिस्टेंस जो होगा वो CT होगा। C is the speed and T is the time. Time T is equal to capital T. तो ये हो जाएगा CT, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा CT होगा। तो लाइट B से C तक पहुंची, कवरिंग अ डिस्टेंस CT। उतने समय में जो लाइट A पे पहुंची उसका क्या होगा? जितने समय में B से C तक लाइट पहुंची है, उतने समय में A से लाइट रिफ्लेक्ट होने वाली है। यस और नो, A से लाइट रिफ्लेक्ट होने वाली है। तो इतना जो डिस्टेंस है BC का, वो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं राउंडर से और यहाँ पे कट मारते हैं। और टेक्स्ट टू वालों ने क्या किया है, टेक्स्ट टू वालों ने इसको ड्रॉ कर दिया है, इधर से एक टैंजेंट ड्रॉ कर दिया। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूं। अब यहां से हम बनाते हैं हमारा नया रे। ये जो पॉइंट है इधर, सपोज ये पॉइंट E है, तो एक नया रे बनेगा। अब ये जो एंगल है, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये हो जाएगा एंगल R। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं जो टेक्स्ट बुक में समझाया गया है, ड्रॉ करके नहीं, सिर्फ लिख के समझाया क्या है। अब ये देखिए, ये मैं आर्क बना रहा हूं, आर्क नहीं है एक्चुअली, ये एक्चुअली हेमिस्फीयर। याद करिए, अभी बताया था मैंने आपको हेमिस्फीयर्स बनते हैं, एक्चुअली हेमिस्फीयर्स है, लेकिन हम दिखाते नहीं, हमने सिर्फ आर्क दिखाया है। तो क्या एक ही हेमिस्फीयर सर? आपने तो वेव फ्रंट में बहुत सारे हेमिस्फीयर, हाँ बहुत सारे हैं। ए के बाद वाला पॉइंट है उसका भी हेमिस्फीयर होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ बहुत सारे हेमिस्फीयर बनेंगे, बहुत सारे हेमिस्फीयर बनेंगे ऐसे, हर एक पॉइंट से हेमिस्फीयर बन जाएगा, और उनका भी पूरा एनवेलप है। टेक्स्ट बुक में बोला है, लेकिन ऐसा ड्रॉ करके नहीं दिखाया। ड्रॉ करके सिर्फ एक ही दिखाया है, वेवलेट, एक ही वेवलेट दिखाया है, और जितने भी और सब पॉइंट्स हैं उनके वेवलेट सिर्फ बोले हैं, दिखाए नहीं है। लेकिन हर एक के वेवलेट्स हैं और उनका एक एनवेलप बनता है, सी से एनवेलप बनता है, तब जाके आपका एक वेव फ्रंट बनता है। और इस वेव फ्रंट को क्या बोलेंगे, इस वेव फ्रंट को क्या बोलेंगे? ये देखिए, यहाँ कंफ्यूजन ना हो जाए, ये आपका इंसिडेंट है, और ये जो ब्लू वाला है, ब्लू वाला जो है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो यहाँ पे देखिए, ये परपेंडिकुलर है, वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होता है क्योंकि प्लेन है। यहाँ पे ये भी ये वेव नॉर्मल है अपना, ए इज माई वेव नॉर्मल, यहाँ से, और यहाँ पे टच होगा तो ये भी रिफ्लेक्ट होगा इसके हिसाब से, तो ये आपका रिफ्लेक्टेड रे CF। तो ये पूरा आपका डायग्राम हुआ है। मैं वापस बताता हूँ, ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है AB, A ने टच किया, B हवा में, A से लेके B तक जितने भी पॉइंट्स हैं हवा में, B जब C पे पहुंचता है तब तक A का पॉइंट का रे जो है रिफ्लेक्ट होता है। डिस्टेंस सेम कवर करेंगे क्योंकि सेम मीडियम है, लाइट का स्पीड सेम रहेगा। तो अगर C एयर मीडियम में CT डिस्टेंस है, तो A जो है ना वो भी CT होगा, ये डिस्टेंस भी CT होने वाला है। और ये कैसे बनता है? ये डिस्टेंस लेके हम लोग हेमिस्फीयर बनाना चाहिए, बोलने का तो वेवलेट्स, लिखते समय बोलने का वेवलेट्स,
कितने वेवलेट्स, ऑल ए से लेके जितने पॉइंट्स है सबका वेवलेट बनेगा। वो सबका जो वेवलेट बनेगा उससे एक एनवलप बनेगा, वो एनवलप बनेगा मेरा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। और इस तरीके से हाइगन के हिसाब से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ये हाइगन का एक्सप्लेनेशन है रिफ्लेक्शन विद हेल्प ऑफ वेव फ्रंट्स। आगे अब हम लोग को उसके लॉज, ये तो एक्सप्लेन हो गया किस तरह से लाइट इंसिडेंट हुई और किस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट हुई। अब कुछ लॉज है जो एक्सप्लेन किया जाएगा। तो देखिए अब ये तो ये इसका क्या मैं बता रहा आपको, ये एंगल आई है, ये वेव फ्रंट 90 डिग्री है इधर, ठीक है ना। तो ये आई है, तो ये जो बचा हुआ होगा ना यहां तक, ये होगा 90 माइनस आई। अच्छा P ए परपेंडिकुलर, तो अगर ये 90 माइनस आई होगा तो ये नीचे वाला आई हो जाएगा। ये आपको समझना पड़ेगा। ये आई है, वेव फ्रंट 90 डिग्री होता है, तो बचा हुआ वेव फ्रंट के साथ 90 माइनस आई बनेगा। नॉर्मल के साथ 90 होता है, तो ये 90 माइनस आई, तो ये नीचे बचेगा आई। आगे देखिए, अब ये R है, दिस इज R, नॉर्मल लाइन है, तो नॉर्मल के साथ जो बचा हुआ नीचे वाला पार्ट होगा, यहां से इधर से AE से लेके नीचे तक, वो होगा 90 माइनस R। अब ये 90 है, तो ये कितना होगा भाई, ये तो सर R हो जाएगा। ये जो एंगल होगा ये आपका R हो जाएगा। तो ये आपको पहले समझना है कि आपका जो एंगल RAP है और एंगल आपका BAC है, दैट इज I, और आपका एंगल PAE है which is equal to एंगल ACE which is equal to R। वो 90 माइनस के कंसेप्ट से, ज्योमेट्री से आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमने एंगल्स को शिफ्ट कर दिया। अब हम दो ट्रायंगल लेंगे, ध्यान से देखिएगा। कौन सा दो ट्रायंगल, ट्रायंगल AEC एंड ट्रायंगल ABC। अब इसमें देखिए एंगल AEC is equal to एंगल ABC which is equal to 90 डिग्री, so they are right angle triangle। तो hypotenuse AC is equal to hypotenuse AC, common side, also AE is equal to BC। मैंने बताया था डिस्टेंस CT और डिस्टेंस CT है, they are equal। तो by hypocyte theorem, आपने स्कूल में पढ़ा है hypocyte टेस्ट या hypocyte theorem, triangle AEC is congruent to triangle ABC। Therefore AEC का मैं बोलता हूं ACE, एंगल ACE is equal to एंगल AC is equal to एंगल ACE is equal to एंगल ABC में आएगा BAC। लेकिन हमारा AC एंगल कितना है, ACE इट इज एंगल R, और BAC इज एंगल I। प्रूव हो गया, वी हैव प्रूव्ड ना। इसका रीजन तो पता आपको ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स CACP। So I have proved angle of incidence is equal to angle of reflection, law of reflection। Angle of incidence is equal to angle of reflection has been proved by with the help of Huygens principle of wavefront। एक लॉ प्रूव हो गया। दूसरा लॉ तो बोलता है डायग्राम में देख लो, मेरा इंसिडेंट, मेरा रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल एक ही प्लेन में है बोर्ड के, कोई अलग नहीं है। ये दो तो उसने एक्सप्लेन किया, उसने दो और चीज बताई, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या बताया। अभी आप मिरर के सामने अगर आप खड़े रहेंगे, मिरर के सामने प्लेन मिरर, आपका जो साइज है वही साइज दिखाएगा, वो मिरर प्लेन होगा, प्लेन मिरर की बात हो रही है। आपका जो साइज है सेम साइज आपका मिरर आपको दिखाएगा। एक दूसरा, एक होता है लैटरल इन्वर्जन, पता नहीं आपको कभी सुना है कि नहीं। आप अगर अपना राइट हैंड ऊपर करें ना मिरर के सामने, तो आपको लगेगा कि वो आपका लेफ्ट हैंड है, उसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन, उल्टा दिखता है मिरर के अंदर। ये दो चीज भी एक्सप्लेन करता है। देखिए कैसे, अभी सपोज आपका जो ऑब्जेक्ट है, मैं बोलता हूँ ये आपका ऑब्जेक्ट है सपोज, है ना, इतना बड़ा सा ऑब्जेक्ट है जिसका वेव फ्रंट बना है।
अब ये ऑब्जेक्ट का साइज कितना है इंसिडेंट का, AB। जब वो रिफ्लेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो जाएगा, C। जो ये ऑब्जेक्ट के एक्सट्रीमिटी पॉइंट्स है ना, तो अगर ये ऑब्जेक्ट का साइज AB है इंसिडेंट में, तो रिफ्लेक्टेड में वो EC हो जाएगा। नाउ सिंस द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कैन आई से AB is equal to C? Yes, corresponding sides of congruent triangles. That means मेरा जो इंसिडेंट ऑब्जेक्ट है और मेरा जो रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट है वो दोनों का साइज सेम है। मतलब मिरर में जब हम देखते हैं अपना रिफ्लेक्टेड इमेज, वो साइज और मेरा साइज सेम है। दैट इज व्हाट इट प्रूव्स कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड में साइज नहीं बदलता ऑब्जेक्ट का। दूसरा, RA जो है आपका राइट, जब आप यहां से देख रहे हैं तो RA राइट हैंड साइड है और QB जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड है। अब जब आप रिफ्लेक्टेड देखेंगे तो आप यहां से देखेंगे। अब रिफ्लेक्टेड जब देखेंगे तो आपका जो A वाला जो राइट हैंड साइड था वो इधर लेफ्ट हैंड साइड हो गया है, और जो लेफ्ट हैंड साइड था वो रिफ्लेक्टेड में राइट हैंड साइड हो गया, चेंज हो गया। ये जो A वाला था राइट हैंड साइड, रिफ्लेक्टेड के समय वो लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और ये B वाला QC वाला जो पार्ट लेफ्ट हैंड साइड था, रिफ्लेक्ट होते समय वो राइट हैंड साइड लैटरल इन्वर्जन हो गया। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लैटरल इन्वर्जन जो हाइगर ने एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ हिज वेव फ्रंट। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना जो हाइगर ने एक्सप्लेन किया, हाउ his wave fronts could explain how reflection takes place in a plane surface along with the proof of laws of reflection. I is equal to R, all the three lie in the same plane, the size of the object and the image reflected in the incident remain the same, and there is lateral inversion. ये चार चीज उसने बताई अपने इस एक्सप्लेनेशन से। आई होप आपको ये रिफ्लेक्शन समझ में आएगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हाइगर ने कैसे रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ हिज वेव फ्रंट। सो यहाँ पे सेकेंड फेनोमेना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ हाइगन प्रिंसिपल से, वो है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट द प्लेन बाउंड्री इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया। मैंने थोड़ा सा शेडिंग कर दिया दिखाने के लिए, वैसे आप समझ सकते बिना शेडिंग के भी। दो अलग अलग मीडिया है, एक का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, दूसरे का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। अब जहां तक N1 N2 की बात है, आपको मैं लास्ट वीडियो बता चुका हूं। N1 को आप लिख सकते हैं C/V1 वेलोसिटी इन द मीडियम, और N2 को आप समझ सकते हैं C/V2 अगर समझना है तो, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सेपरेटिंग मीडियम है। स्टार्टिंग वही है क्या, ये आपका इंसिडेंट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट वेव फ्रंट। इंसिडेंट वेव फ्रंट, यहाँ पे दो मीडियम में रिफ्रैक्शन होने वाला है, मतलब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होने वाली है। अब एंटर होने वाली है तो हम जानते हैं कि उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, वही वो देखने वाले। आप याद रखिए न्यूटन ने गलती की थी। न्यूटन ने बोला था कि डेंसिटी, अभी ये सबको हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं, हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि हमारा जो N2 है वो N1 से बड़ा है, मतलब ये सेकेंड मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है और N1 जो है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। और न्यूटन ने बोला था कि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड बढ़ जाती है, जबकि वो रॉन्ग था। हाइगर ने कैसे उसको एक्सप्लेन किया कि वो कम हो जाती है, वो भी देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो दो तीन इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे। तो ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है, वही चीज है, ए ने जस्ट टच किया है और ये ए से बी तक जितने पॉइंट्स हैं वो सब के सब अभी हवा में है। सबसे पहले हमारा जवाबदारी बनता है कि हम एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करें, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना। अब ये आपका हो जाएगा, इसको नाम मैं P दे देता हूँ, PA, और ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, वही चीज जो मैंने आपको रिफ्लेक्शन में, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। अब ये B जो है पहुंचेगा इस सरफेस पे टिल पॉइंट C। भाई ये भी दो अलग अलग मीडियम, एयर मीडियम में तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, v1 इनटू t। v1 अभी c नहीं लेंगे, v1 इनटू t। अब ये लाइट जो यहां पहुंची है वो मीडियम के अंदर जाने वाली है। अब उसकी स्पीड तो v1 नहीं है, उसकी स्पीड v2 हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज। जब तक इस मीडियम में थी, सेम मीडियम में तो स्पेस सेम था।
अब दूसरे में, अब ये स्ट्रेट लाइन है, कर्व नहीं है, अगर ये स्ट्रेट ही है, सपोज आपको स्ट्रेट ही दिख रहा होगा, मैं रंग चेंज करूंगा इसको, इट शुड लुक एज अ, इसको एक्सटेंड ही करना है, कुछ खास इसमें है नहीं, जस्ट हैव टू एक्सटेंड इट। तो ये इसका वेलोसिटी चेंज होने वाला है क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। अब सपोज वेलोसिटी v2 है, अब v2 के हिसाब से वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, तो जितना डिस्टेंस कवर करेगा ना, उसका डिस्टेंस कितना कवर करेगा, v2t। तो v2t का आपको यहाँ से आर्क बनाना पड़ेगा, मुझे पहले ड्रॉ कर लूं फिर बनाता हूँ, ठीक है। तो ऐसा एक आर्क बने, आर्क पहले बनेगा, लेकिन चलो मैंने बाद में बनाया, लेकिन आर्क पहले बनता है। अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सपोज ये e है, जैसे वहां था ना e, अब ये जो डिस्टेंस है दैट इज v2 into t, ये डिस्टेंस। अब ऐसे आर्क, ये आर्क मैंने क्या बोला, आर्क नहीं है, सेमी हेमिस्फीयर्स है, दे ऑल हेमिस्फीयर्स, और कहां से a से c तक सब हेमिस्फीयर्स हैं। हम लोग को क्या करना है, फिर इसको सिर्फ ज्वाइन करना है एज एन एनवेलप, दिस इज एन एनवेलप, एक एनवेलप है। क्या एक ही हेमिस्फीयर नहीं, ऐसे बहुत सारे हेमिस्फीयर्स हैं, बहुत सारे हेमिस्फीयर्स हैं, हर एक पॉइंट का हेमिस्फीयर्स बनेगा, उन सब का एक एनवेलप बनेगा। अब ये एनवेलप क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये एनवेलप मेरा रिप्रेजेंट करेगा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। और ये हमारा वेव नॉर्मल है, तो अंदर जा रहा है, तो उसी डायरेक्शन में ये भी अंदर जाएगा। तो AB is my incident wave front and EC is my refracted। हर एक पॉइंट ना, ये टेक्स्ट में दिखाई नहीं, बोला है मगर कि बहुत सारे वेवलेट्स बनेंगे, हर एक के सबका रेडियस कम होता जाएगा, ये भी है, हर एक सबका मैक्सिमम रेडियस यही है, फिर कम होते होते C का तो रेडियस 0 होगा, तो सबका रेडियस से वेवलेट बनेगा, वेवलेट से वेव नॉर्मल बनेगा, और आपका वेव फ्रंट बनेगा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो ये आपका, हाँ ये मैं यहां लिख दूं, ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। अब हम लोग, ये आपका बन गया, ये हाइगन के हिसाब से ये आपका पूरा एक्सप्लेनेशन डायग्राम में के हिसाब से कैसा इंसिडेंट और कैसा रिफ्रैक्शन हुआ। अब क्या काम बनता है, वो लॉज एक्सप्लेन करना, कैसे आप, जैसे मैंने रिफ्लेक्शन में किया था, हम लोग रिफ्रैक्शन में कैसे करेंगे। अब देखिए सेम चीज मैं यहाँ कर रहा हूँ, अगर ये I है तो ये होगा 90 माइनस, ये 90 होगा तो 90 माइनस I, तो यहाँ बचेगा I। अब यहाँ पे R है, 90 माइनस R, ये 90 डिग्री है, तो इधर बचेगा R, सेम लास्ट टाइम जैसा, ये आपका R है, ब्लैक में लिख दो। तो इस I को यहाँ पे I शिफ्ट किया 90 माइनस से, ये R को यहाँ पे R शिफ्ट किया 90 माइनस से। अब देखिए लॉस कैसे प्रूव होता है। साइन I, साइन I कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC। साइन का मतलब है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज नॉट, दिस इज माय परपेंडिकुलर, ये प्लेन वेवफ्रंट 90 डिग्री है, तो ऑपोजिट साइड इज BC, हाइपोटेन्यूज इज AC, now BC is V1t upon AC। For sin R we'll take the other triangle, triangle AEC, sin R, opposite side is AE, hypotenuse is AC, that is V2t upon AC। तो स्नेल ने क्या किया था, डिवाइड किया था, हम भी डिवाइड करते हैं, sin I upon sin R is equal to V1t upon AC divided by V2t upon AC। AC कट, TT कट, sin I upon sin R is equal to V1 upon V2। Now देखिए ध्यान से, वैसे तो डायरेक्टली वैसा लिख सकते हैं, फिर भी चलिए मैं इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, दोनों को C से डिवाइड करता हूँ, मतलब यहाँ आएगा C अपॉन V2 डिवाइडेड बाय C अपॉन V1, V1 नीचे चला जाएगा, तो ये देगा आपको N2 अपॉन N1, एज पर दैट क्रॉस मल्टीप्लाई, N1 sin I is equal to N2 sin R, this is Snell's law। N1 यहाँ गया, sin R वहाँ चला गया, आपको मिला N1 sin R is equal to N2 sin R। Snell's law has been proved। Plus वो एक तो बोल ही सकते by the from the diagram the incident, the refracted and the normal they lie in the same plane, बोर्ड के वो तो देख ही सकते हैं, ये तो ऑलरेडी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक दो और चीजें बताएंगे क्या, जब आप यहां से देख रहे हैं
तो ये आपका RHS है और ये आपका LHS है। अब लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो आप यहाँ से देख रहे हैं, तो जो RHS है वो RHS ही है, जो LHS है वो LHS। मतलब रिफ्रैक्शन में लैटरल इन्वर्जन नहीं होता, रिफ्लेक्शन में होता है, रिफ्रैक्शन में नहीं होता। दूसरा, आपकी लाइट यहाँ बेंड हो गई है, कभी एक लकड़ी रख के देखिएगा पानी के अंदर, पानी के सरफेस पे आपको दिखेगा लकड़ी बेंड हो गई है, वो यही फेनोमेना एक्सप्लेन कर रहा है कि मीडियम जब चेंज होता है तो बेंडिंग हो जाता है, लाइट बेंड हो गई है। अब आप बोलेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूटन को चैलेंज किया था वेलोसिटी, उसका क्या? ध्यान से देखिए। अब मैंने बोला है कि n2 इज ग्रेटर देन n1, ये हमने अज्यूम किया है कि भाई सेकेंड मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है और n1 से। मतलब यहाँ देखिए n2 इज ग्रेटर देन n1, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ये इक्वल है, तो क्या होना चाहिए? implies v1 greater than v2, है कि नहीं? ऊपर है ना दोनों। मतलब वेलोसिटी इन द फर्स्ट मीडियम इज ग्रेटर देन वेलोसिटी इन द सेकेंड मीडियम। मतलब लाइट की वेलोसिटी डेंसर मीडियम में स्लो हो गई है, वेलोसिटी रिड्यूस हो गई है, विच इज राइट। न्यूटन ने इसका उल्टा बोला था, हाइगन ने इसको करेक्ट कर दिया। इस कंसेप्ट से उसने इस चीज को करेक्ट कर दिया। तो ये हो गया आपका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सेम प्लेन, स्नेल्स लॉ, वेलोसिटी। इनफैक्ट इसके बेस पे उसने भी बता दिया कि देखिए वेलोसिटी अगर ये बढ़ गई, जैसे यहाँ बताता हूँ आपको, sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। अभी आपका v1 ज्यादा है v2 से, अगर v1 ज्यादा है v2 से, v1 ज्यादा है v2 से, तो i जो होगा r से ज्यादा होगा, sin i अपॉन sin r r से ज्यादा हुआ। अगर i r से ज्यादा हुआ मतलब r को कम होना है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो ये भी चीज है, आपने पढ़ा होगा स्कूल में कभी कि व्हेन लाइट गोस फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज़ एंगल बिकम्स स्मॉलर। और उल्टा, अगर लाइट गोस फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और नॉर्मल से दूर जाता है। ये भी चीज देखने को मिली है हाइगन के प्रिंसिपल से। तो बहुत सारी चीजें हाइगन ने एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ हिज वेव फ्रंट फेनोमेना, वेव फ्रंट कंसीडरिंग लाइट एज अ वेव। और एक जैसे मैंने छोटा सा एक और चीज है जहां पे उसने बताया कि किस तरीके से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, चलिए वो भी देख लेते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या है नेक्स्ट टॉपिक। डिपेंडेंस ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। दो मीडियम में, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। हम देखना चाहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने से वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे क्या असर होता है लाइट के। तो देखिए ये आपका वेव फ्रंट है, AB वेव फ्रंट है, CD वेव फ्रंट है, EF वेव फ्रंट है, अलग अलग वेव फ्रंट्स हैं। उनके बीच में अभी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, उनका सपोज वेवलेंथ λ1 है, तो ये डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं λ1 which is the wavelength। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम टाइम कैपिटल टाइम पीरियड t, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस p इज λ1 अपॉन स्पीड सपोज v1 है। अब यहाँ पे आ जाइए, मीडियम चेंज हो गया मीडियम चेंज हो गया तो डेफिनेटली स्पीड चेंज होगा, और हम लोग अज्यूम करते हैं कि वेलोसिटी भी चेंज होगा। अब वेलोसिटी चेंज होगा तो मैं बना रहा हूँ डिस्टेंस में कम क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि स्पीड कम हो गई है। किसने बताया? हाइगन ने बताया कि भाई स्पीड तो कम होने वाली है। तो ये आपका है A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, E डैश, F डैश। इनके बीच में सपोज डिस्टेंस है λ2, ठीक है। तो इनका जो टाइम पीरियड तो t सेम ही रहेगा, लेकिन चेंज हो जाएगा λ2 अपॉन v2। v1 इज द स्पीड इन द रिफ्रैक्टिव इन द मीडियम n1, v2 इज द स्पीड इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, λ1 इन n1, λ2 इन n2। हाँ, लेकिन टाइम दोनों का सेम रहना चाहिए, और सिंस दोनों का टाइम सेम है therefore you can say that λ2 upon v2 should be equal to λ1 upon v1। So λ2 is equal to λ1 into v2 upon v1, है कि नहीं?
आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, लैम्बडा 2 इज इक्वल लैम्बडा 1 v2 अपॉन v1 इज नथिंग बट n1 अपॉन n2। याद करो ये मैंने आपको फॉर्मूला दिया हुआ है कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इट इज n2 अपॉन n1 इज इक्वल v1 अपॉन v2 इज इक्वल लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2। आप लिख सकते हैं। सपोज योर n1 इज एयर, अगर ये एयर मीडियम है तो n1 तो 1 होता है। लैम्बडा 1 को ले लो लैम्बडा नॉट, तो लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट इनटू 1 अपॉन n, इसको n समझ लो, तो लैम्बडा इज इक्वल लैम्बडा नॉट अपॉन n। सो लैम्बडा चेंजेस, वेवलेंथ चेंज होता है। इन शॉर्ट ये क्या बताने की कोशिश हो रही है कि वेवलेंथ चेंज होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेवलेंथ जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, चेंज होगा। अब आता है फ्रीक्वेंसी। देखिए फ्रीक्वेंसी, सपोज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है ν1 और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है ν2। आप बोलेंगे सर हम लोग फ्रीक्वेंसी n1 n2 यूज करते थे, लेकिन अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 n2 तो सिंबल चेंज हो गया ν1 ν2। ठीक है, अब देखिए ν1 अपॉन ν2, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है आप जानते हैं, वेलोसिटी v इज इक्वल टू n लैम्बडा, जो n मतलब फ्रीक्वेंसी न्यू लैम्बडा, सो न्यू इज इक्वल टू v बाय लैम्बडा। So ν1 will be v1 by lambda 1 divided by v2 by lambda 2। अब मजेदार बात देखिए, चलिए तो यहाँ भी देख के बता सकते हैं v1 by lambda 1 and v2 by lambda 2 तो इक्वल है भाई, इन्वर्टेंडो करो इक्वल है तो ये 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई ν1 is equal to ν2, frequency remains the same, does not change even though light goes from one medium to the other medium, wavelength changes, velocity changes, frequency does not change, it remains the same। This again has been proved with the help of wavefronts। ये wavefront बने आपके, wavefront की मदद से इसको explain किया है हाइगन ने। I hope आपको ये easy लगा होगा, समझ में आएगा। ये हमारा हम लोग ने अभी इस पे यहाँ तक हमने क्या किया, हमने पूरा एक्सप्लेनेशन किया वेव फ्रंट्स, हाइगन्स, कैसे रिफ्लेक्शन कैसे रिफ्रैक्शन उसने एक्सप्लेन किया, सब फेनोमेना। अब हम वो 3 फेनोमेना पढ़ेंगे जो न्यूटन, रिफ्लेक्शन तो रिफ्रैक्शन न्यूटन ने भी एक्सप्लेन कर दिया था तो इसने भी अपना कर दिया, लेकिन पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन जो न्यूटन ने एक्सप्लेन कर पाए अपनी थ्योरी से, वो हाइगन ने कैसे एक्सप्लेन किया, अब वो पढ़ने की बारी है। तो एक टॉपिक होगा पोलराइजेशन का, दूसरा टॉपिक होता है आपका इंटरफेरेंस का और तीसरा टॉपिक होता है आपका डिफ्रैक्शन का। तो हम ये 3 टॉपिक अभी पढ़ने वाले, इसमें सम्स नहीं है, एक ही सम है, बड़ा इजी सम है जो इस पे बेस्ड है, वो आप कर लेंगे, कुछ बड़ा ऐसा कोई डिफिकल्ट सम, एक ही सम और मेन सम्स तो भी आएंगे, पोलराइजेशन में आएगा, इंटरफेरेंस में आएगा, वहां मेन सम देखने को मिलेगा जब हम करेंगे वहां पे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग था, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, हाइगन प्रिंसिपल। आई होप आपका क्लियर हो गया हाइगन प्रिंसिपल। सो नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद पोलराइजेशन। सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।